चलिए बहादुरों, आज हम लोग किस टॉपिक की बात करेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। इसके ऊपर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो हमारे 2022 के 2022 का मॉडल सेट इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। साथ में क्या कंप्लीट करेंगे? 2021 तक के क्वेश्चंस को, किससे रिलेटेड जो होंगे, जो हमारे करंट इलेक्ट्रिसिटी और या कह सकते हैं विद्युत धारा से संबंधित जो भी हमारे क्वेश्चंस आज तक पूछे गए हैं। और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये मान के चलो इतने क्वेश्चन आप करते हो तो क्या होगा, इतने क्वेश्चन करते हो तो काफी कुछ सीखोगे और एक दो क्वेश्चन तो पक्का टकराने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इसको आराम से समझ के एक एक क्वेश्चन को एकदम बारीकी से समझा रहे हैं, हर एक को समझोगे कहां, क्यों, कैसे, किस लिए, क्या हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। मॉडल सेट 2022 का है ये अपना क्वेश्चन, जो 2022 इस साल पहला जो मॉडल सेट आया था। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड इन किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। किरचॉफ्स के प्रथम नियम में क्या संरक्षित होता है? तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ के हिसाब से हमारा जो संरक्षित होता है वो होता है चार्ज। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? आवेश। मतलब ये होता है, फर्स्ट लॉ ये कहता है हमारा कि यदि कोई ये जंक्शन पॉइंट है, यहां से मान लो ऐसा कुछ चल रहा है, यदि ये हमारा I1 या इसी को मान लो यहां से Q1 गया, यहां से Q2 गया, यहां Q3 और ये Q4 और ये हमारा मान लो Q5 है। ओके, या इसी को I के टर्म में लिखते तो I2 लिखते, I3, I4 और ये हमारा I5। तो प्रथम नियम के हिसाब से जितना जाएगा उतना ही बाहर निकलेगा। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि यदि किसी कमरे में दो लोग आए हैं, ये मान लो एक कमरा है, इसमें मान लो दो लोग आए हैं, तो दो लोग ही बाहर निकलेंगे। तो जितना आया उतना गया, मतलब कंजर्वेशन किसका हो गया? चार्ज का हो गया। तो कह सकते हैं आया कौन कौन है इसमें से? Q1 और Q2 अंदर आया है और Q4 आया है। तो यहां से लिखते तो क्या लिखते? Q1 प्लस Q2 प्लस Q4, ये क्या है? सारे के सारे अंदर आए हैं। जबकि बाहर कौन गया है? Q3 प्लस Q5। तो ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है हमारा। या इसी को लिखते करंट के टर्म में, तो लिखते I1 प्लस I2 प्लस I4 बराबर कितना? I3 प्लस I5। मतलब ये तीनों आए हैं और ये दोनों गए हैं। तो ये फर्स्ट लॉ के हिसाब से क्या कंजर्व रहता है हमारा? आवेश या चार्ज कंजर्व रहता है। तो कह सकते हैं आवेश या चार्ज हमारा कंजर्व रहता है फर्स्ट लॉ के हिसाब से। यदि हम बात करते हैं कि चलो मान लो हम सेकेंड लॉ की ही बात करते हैं, सेकेंड लॉ के हिसाब से हमारा क्या कंजर्व रहता है? ये हमारा कंजर्व रहता है एनर्जी, या क्या कह सकते हैं? ऊर्जा। तो यदि हम सेकेंड लॉ की बात करते हैं तो एनर्जी किसमें होती है कंजर्व? सेकेंड लॉ में। जबकि आवेश किसमें कंजर्व होता है? फर्स्ट लॉ में। आराम से समझना है। दूसरा क्वेश्चन मॉडल सेट 2022 का ही है। क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सत्य वचन है, कौन सत्य है? सब में हमारा लेफ्ट में क्या दिए हुए है? 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। तो चलो हम लिख लेते हैं 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर लिखा हुआ है, तो 1 किलोवाट आवर। अब इसको हमको किसमें कन्वर्ट करना है? इसको जूल में कन्वर्ट करना है। तो 1 का 1 लिखे, किलो का कितना लिख सकते हैं? 10 टू पावर 3 लिख सकते हैं ना। वाट का वाट रहने दिए और आवर को लिख सकते हैं सेकेंड में, क्योंकि जूल जो हमारा होता है SI सिस्टम के हिसाब से दिया जाता है। तो आवर कितना होगा? 1 आवर में कितने सेकेंड्स होंगे? 1 आवर में हमारे होंगे 3600 सेकेंड। अब इसको सबको गुना भाग जोड़ घटाव गुना करोगे तो क्या होगा? लिख सकते हैं ये 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3.6 इंटू 6 जूल। आंसर एकदम आसान है, सबको समझ के रखना है मेरे लाल। सब याद कर लेना एक अलग चीज होता है, ओके, लेकिन समझ के रखोगे तो याद करने का झंझट कम रहेगा। वरना तो याद तो मेमोरी कार्ड है ये अपना, लगाते जाइए 32 GB, 64 GB, 128 GB। चलिए
आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध होता है, मतलब आइडियल जो हमारे वोल्ट मीटर होंगे उसका रेसिस्टेंस क्या होगा। तो वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस किस केस में, आइडियल के केस में, आइडियल केस में हमारा वोल्ट मीटर के लिए जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है हमारा इंफिनिटी, जबकि आइडियल के केस में हमारा ए मीटर के लिए जो रेसिस्टेंस होता है वो होता है हमारा 0। तो हमको किसका पूछ रहा है, आदर्श वोल्ट मीटर का पूछ रहा है। तो वोल्ट मीटर का क्या होता है हमारा, इंफिनिटी होता है, तो इंफिनिटी अनंत। अब कह रहा है ए मीटर की धारा सुग्राही होती है या करंट सेंसिटिविटी ऑफ द ए मीटर। देखो अब इसको समझो, सेंसिटिविटी बोला जा रहा है या धारा सुग्राहिता बोली जा रही है, तो सिंपल सा ध्यान में रखना है, सिंपल सा एस आई से करंट को हम दिखा रहे हैं, करंट सेंसिटिविटी को, ये होता है सिंपल सा थीटा बाई आई। मतलब थीटा मतलब क्या, विक्षेपन, और आई मतलब धारा करंट। तो कह सकते हैं इसमें कौन सा चला जाएगा हमारा, फर्स्ट वाला चला जाएगा। तो ये तो करंट सेंसिटिविटी की बात कर रहे हैं। यदि हमारे पास बोला जाता वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है, थीटा बाई वोल्टेज। पोटेंशियल, अब इसको और लिखना चाहते तो क्या लिखते, थीटा का थीटा। अब v इक्वल्स टू हम लोग ओम्स लॉ से जानते हैं, v इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर, आई इंटू आर। तो यहां से थीटा बाई आई लिखते ऊपर और नीचे आर लिखते, और थीटा बाई आई भी जस्ट देखो क्या लिखे, करंट सेंसिटिविटी, तो इसको क्या लिखते, एस आई बाई आर। तो हम वोल्टेज सेंसिटिविटी लिखते तो इसको इतना भी लिख सकते थे, एस आई बाई आर। तो यहां हमसे पूछा कौन जा रहा है, सिर्फ करंट सेंसिटिविटी। तो थीटा मतलब विक्षेपन बटा करंट मतलब धारा, तो विक्षेपन बटे धारा हमारा क्या कहलाएगा, एमीटर की धारा सुग्राहिता। तो ये ध्यान में रखना है। एक्स्ट्रा में याद करना चाहो, एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा होता है ना कि जो पूछे हुए उसको छोड़ के कुछ और भी थोड़ा पढ़ ले, तो जो पूछे हुए वो ये है, जो नहीं पूछे हुए वो ये है, वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो एस आई बाई आर भी लिख सकते हो या थीटा बाई भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है, पावर के लिए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, कभी सुने होंगे, पावर होता है वर्क बाय टाइम, या कह सकते हैं कार्य बट्टा समय। वर्क हमारा क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी केस में, आई स्क्वायर आर टी, और टाइम का टी, टी से टी साफ बचा क्या, आई स्क्वायर आर। अब यहाँ क्या आई स्क्वायर आर है कहीं पे, नहीं है, तो इसको हम लोग किसके टर्म में ये दिए हुए, भी के टर्म में, पोटेंशियल के टर्म में दिए, तो हम लोग जानते हैं, इसको लिख लेते हैं ऐसा, आई इंटू आर। नहीं यार ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे, इरेज कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, इतना लिख सकते हैं। हम लोग जानते हैं v बराबर क्या होता है, आई इंटू आर, तो इसको लिख सकते हैं आई इंटू भी। क्या ये है, ये भी नहीं है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट हमारा क्या कर सकते हैं, इसको और लिखना चाहे तो हम इसको लिख सकते हैं P बराबर आई स्क्वायर आर इंटू आर बाई आर। तो ये क्या होता है, इतना ही होता है ना, इसको जब आर से आर काटोगे तो ये वापस से क्या बनेगा, आई स्क्वायर आर ही बनेगा। अब यहां से लिखते तो आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो हम लोग जानते हैं v बराबर आई इंटू आर, तो आई इंटू आर, तो इसको लिखते आई इंटू आर का स्क्वायर बाई आर, तो ये हो जाता हमारा v स्क्वायर बाई आर, v स्क्वायर बाई आर। चलो ये तो मिल गया। तो हम लोग कितने फॉर्मूले यहां देखे, एक हमारा पावर का हो गया P इक्वल्स टू आई इंटू भी, एक दूसरा P इक्वल्स टू हमको क्या मिल गया, ये भी मिल गया, और तीसरा हमारा P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो जो पूछे तीनों में से जो भी पूछे, जिसके टर्म में रहेगा उसके टर्म में हम लोग क्या करेंगे, निकाल के पुट करेंगे। तो यहां के हिसाब से हमारा कौन सा पूछ गया था, ये पूछा गया था, तो v स्क्वायर बाई आर, आसान है। इस क्वेश्चन में क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी, या प्रतिरोधकता के लिए कौन सही है। हम लोग याद किसको करके रखे हुए हैं, R इक्वल्स टू रो
L बाई ए को। तो हमसे पूछ क्या रहा है, आर नहीं पूछ रहा है, रेसिस्टेंस नहीं पूछ रहा है, प्रतिरोध नहीं पूछ रहा है, प्रतिरोधकता पूछी जा रही है, मतलब इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। तो इसको एक तरफ बाकी को दूसरे तरफ, तो ये हम हो जाएगा आर, और ए हमारा ऊपर और एल हमारा नीचे, तो ये हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा सही है, आर ए बाई एल सही है, ठीक है। चलिए, वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, वोल्ट मीटर मेजर किस चीज को मेजर करता है, वोल्ट मीटर रेसिस्टेंस को मेजर नहीं करता है, करंट को भी मेजर नहीं करता है, नन ऑफ दिस तो नहीं है। किसको मेजर करता है वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को या विभवांतर को मेजर करता है। विद्युत वाहक बल की इकाई क्या होती है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। जब बैटरी की हम बात करते हैं, सेल की बात करते हैं, तो उस समय हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को ही या पोटेंशियल विभवांतर को ही EMF कहा जाता है, विद्युत वाहक बल कहा जाता है। तो न्यूटन हमको फोर्स मेजर करने का काम आता है तो नहीं, जूल एनर्जी मेजर काम करने आता है नहीं, तो वोल्ट हमारा क्या होता है, इसको EMF लिखो या इक्विवेलेंट हम कह सकते हैं क्या इसको, वोल्ट, या इसी को पोटेंशियल डिफरेंस। तो न्यूटन प्रति एम्पियर भी नहीं, तो कौन सा हो गया हमारा सी। चलिए, इस क्वेश्चन की बात की तो हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर ड्यू टू फ्लो ऑफ करंट आई फॉर टाइम टी। हीट कितना प्रोड्यूस होगा, हीट और वर्क दोनों सेम चीज होती है, तो वर्क इक्वल्स टू यदि हम लिखते थे हीट लिखते, और वो होता है हमारा आई स्क्वायर आर टी। ध्यान में रखना है, तो आई स्क्वायर आर टी है कहीं, आई स्क्वायर आर टी है यहाँ पे, तो ये सही है हमारा। देखिए, आपको क्वेश्चंस काफी इजी पूछे जाते हैं, रिपीट भी क्वेश्चंस होते हैं, एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछेगा। तो पूछेगा इसका मतलब है कि हमको पता तो होना चाहिए क्या है नहीं है। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सबसे अच्छा इसमें से चालक कौन होगा। ये जो हमने लिखा है ये इसकी कंडक्टिविटी को बताता है। कंडक्टिविटी की अपनी एक वैल्यू है, कौन सी चालकता सबसे अच्छी है। तो यदि यहां देखोगे तो सबसे बड़ा कौन है, ये वाला सबसे बड़ा और ये वाला सबसे छोटा है। तो इससे सबसे अच्छा चालक कौन होगा, जिसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसकी है, सिल्वर की है, तो सिल्वर सबसे अच्छा कंडक्टर होगा इस चारों में। और यदि बोला जाए सबसे कम चालकता किसकी होगी, तो वो कौन होगा, जिंक होगा, जिसकी चालकता कितनी है 1.69 इंटू 10⁷। तो गुड कंडक्टर की बोला जाए तो वो सिल्वर हमारा गुड कंडक्टर है। क्या रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेम इन पैरेलल कनेक्शन ऑफ द रेसिस्टेंस, प्रतिरोध के समानांतर क्रम में निम्नलिखित में कौन राशि समान रहती है। कौन से में समान रहती है, समानांतर क्रम में जब जोड़ेंगे तो यदि हम प्रतिरोध को समानांतर क्रम में जोड़ते हैं, जैसे मान लो इसको हमने क्या किया, समानांतर क्रम में जोड़ा, ये पॉइंट मान लो ए है और ये पॉइंट मान लिए बी है, तो इस दोनों केस में ये हमारा रेजिस्टेंस R1 है, ये हमारा रेजिस्टेंस R2 है। तो समानांतर जब जोड़ेंगे तो ये और ये इस दोनों पॉइंट के बीच का जो विभवांतर है या पोटेंशियल डिफरेंस है वो बराबर होगा समानांतर क्रम में जब हम रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। तो कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर होता है बराबर, चलो सही है। करंट नहीं रहता है, बोथ पोटेंशियल एंड करंट बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर। यदि हम इसको ऐसे सीरीज में जोड़ते, श्रेणी क्रम में जोड़ते, ये हमारा R1 होता और ये हमारा R2 होता। अब बोला जाए कि इस दोनों केस में क्या बराबर रहेगा, तो इस केस में हमारा करंट बराबर होता है, I इधर से भी जाएगा, यहां भी I ही हमारा जा रहा होगा, यहां भी हमारा I ही होगा। तो रेजिस्टेंस R1 और R2 के लिए हमारा कौन बराबर होगा, करंट, दोनों केस में करंट बराबर होगा। यहाँ पे पोटेंशियल दोनों का V1 का पोटेंशियल नहीं बराबर होगा V2 के, जबकि यहाँ पे हमारा क्या बराबर होगा, V1 इक्वल्स टू V2। लेकिन यहाँ पे करंट जो होगा वो बराबर नहीं होगा दोनों का करंट बराबर नहीं होगा, पोटेंशियल बराबर होगा। जबकि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या बराबर नहीं हो, बराबर होगा हमारा कौन सा, I1 इक्वल्स टू I2, मतलब इसमें जो करंट गया I1 और इसमें जो करंट गया I2, ये दोनों बराबर होंगे, लेकिन दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर बराबर नहीं होगा। कब, जब इसको जोड़ा जाए किसमें, श्रेणी क्रम में। समानांतर में जोड़ेंगे तो ऐसा कहानी चलेगा।
तो दोनों क्वेश्चन आपको कुछ भी पूछता है तो बता सकते हैं। विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है? अभी जस्ट निकाले हैं इसको, याद होगा। शक्ति मतलब क्या होता है हमारा? पावर ऑफ इलेक्ट्रिक, पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। पावर इक्वल्स टू क्या अभी जस्ट लिखे थे? वर्क बाय टाइम, आई स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाय क्या? टी, टी से टी साफ, बचा क्या? आई स्क्वायर आर। है क्या इसमें से कोई? नहीं है, सब भी के टर्म में है, तो भी के टर्म में इसको लिखते हैं। जस्ट पहले जो बनाया क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, इसको लिख लेते हैं आई स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, तो इसको लिखते हैं वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर है हमारा। आसान है, एक ही क्वेश्चन सैंपल पेपर में दिया और कितनी साल पूछा है? 2021 में पूछा, 19 में पूछा, 16 में पूछा, 15 में पूछा, अब 2022 में पूछ सकता है या नहीं पूछ सकता है। कार्बन प्रतिरोध के हरे रंग का कोड का मान क्या होता है? देखिए, इसको याद रखने के लिए सबको पता होगा ट्रिक क्या रहता है अपना। बीबी रॉय और ग्रेट ब्रिटेन हैज वेरी गुड वाइफ, ये पढ़ाए होंगे आपके सर। तो इसमें जो भी बोल्ड में लिखा हुआ है वो इसका सीरियल वाइज चलता है, जैसे बी बी आर ओ वाई, बी बी आर ओ वाई। उसके बाद बोल्ड में कौन लिखा हुआ है? जी लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ जी लिखा हुआ है। उसके बाद बी लिखा हुआ वापस से, तो बी लिखा हुआ है। भी लिखा है तो बी का भी लिखा है, जी का और डब्ल्यू का व्हाइट लिखा है। एक लाइन से इसको यदि याद रखते हैं तो इसके हिसाब चलेंगे तो बी, पहले वाले बी के लिए कितना डिजिट दिया गया? 0, दूसरे वाले के लिए 1, तीसरे वाले के लिए 2, चौथे वाले के लिए इसके लिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा लिया गया है। देखो एकदम सीरियल नंबर के हिसाब से, तो जो भी बड़े अक्षरों में लिखा गया, बोल्ड लेटर में लिखा गया, उसके हिसाब से हम लोग टेबल हमको याद रखना है। अब इसके हिसाब से किसका पूछा जा रहा है? हरे रंग का, मतलब किसका? ग्रीन कलर का। तो ग्रीन कौन सा है? देखो ग्रीन है हमारा ये 5 नंबर पे, 5 नंबर पे ये हमारा क्या है? ग्रीन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि हमसे पूछा जाता है बताइए भाई ब्राउन का क्या होगा? ब्राउन कितने नंबर पे है? ब्राउन हमारा 1 पे है, तो इसका डिजिट क्या होता? 1 हो जाता। उसका किसी का ही पूछा जाएगा, वायलेट का पूछे, ब्लू का पूछे, ग्रीन का पूछे, तो यदि ये लाइन हमको याद है और इसे समझ के रखेंगे कौन किसके साथ है, तो इसको हम बना सकते हैं। चलिए 2021 में एक और पूछा है, किसका पूछा है? इसमें पूछा है किसका? पीले रंग का, मतलब येलो कलर का। येलो कलर का क्या होगा? तो येलो कलर के लिए यदि यहां चले 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो येलो कहां पे है? यहां पे है येलो, तो इसका 4 होगा। तो देखिए येलो यहां पे 4 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा आराम से। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ, अभी जस्ट निकाले थे, याद होगा। किलोवाट आवर किस चीज का यूनिट होता है? किस चीज का यूनिट होता है? जूल के टर्म में निकाले थे, जूल एनर्जी का यूनिट होता है। तो एनर्जी अभी जस्ट निकाले तो 1 किलोवाट आवर कितना था? चलिए 2019 का क्वेश्चन है, आदर्श एमीटर का प्रतिरोध। अभी जस्ट इससे पहले क्या था, एक क्वेश्चन जो किए थे, आदर्श वोल्ट मीटर का पूछा जा रहा था। तो वोल्ट मीटर के लिए हमारा जो आइडियल की बात करें तो वोल्ट मीटर के लिए आइडियल क्या होता था? इंफिनिटी रेजिस्टेंस। और जबकि एमीटर के लिए हमारा आइडियल एमीटर के लिए क्या होगा? रेसिस्टेंस 0। तो रेसिस्टेंस इसमें 0 0 0 अनंत, बहुत अधिक, बहुत शून्य होता है, तो शून्य होता है भैया। कितना आसान है। वोल्ट मीटर के लिए इंफिनिटी। ऐसे भी याद रखो, जैसे ए हमारा क्या होता है? सबसे पहले आता है, और भी हमारा क्या है? बहुत बाद में आता है। तो ए मीटर, ए फॉर ए मीटर, इसके लिए शुरुआत में इसलिए 0, और वोल्ट मीटर क्या है? बाद में है, बाद में, तो इसका इंफिनिटी। स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीजेज विथ, बोला जा रहा है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या विशिष्ट प्रतिरोधक, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? बढ़ता है। कब बढ़ता है? तो विशिष्ट प्रतिरोध ये क्या होता है? किसी भी पदार्थ के गुण है, किसी पदार्थ की प्रॉपर्टी है, मटेरियल की प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये लंबाई पे या अनुप्रस्थ काट के क्रॉस सेक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। लंबाई से बढ़ने का, अब थोड़े ना 1 मीटर का लोहे का रॉड है, ठीक है, उसका रेसिस्टेंस अलग होगा, और 5 मीटर का रॉड रहेगा तो उसका रेसिस्टिविटी अलग होगी।
भाई लोहे का है, स्वाभाविक सी बात है दोनों की रेसिस्टिविटी सेम ही होगी, चाहे वो 1 मीटर की हो चाहे वो 5 मीटर की हो। तो एरिया पे डिपेंड नहीं करता, डिपेंड किसके ऊपर करता है, टेम्परेचर पे। यदि हम तापमान को, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी भी क्या होती है, बढ़ जाती है, ध्यान में रखना है। कह रहा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन है, किसी चालक के संवहन वेग और आरोपित विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध क्या है, क्या संबंध है बताइए। तो हम लोग पढ़े हैं क्या, VD बराबर E डिवाइडेड बाय M इंटू टाउ। तो यहाँ पे ये क्या है, मास होता है, ये हमारा चार्ज है, और ये हमारा क्या होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। तो यहां से लिखते हैं तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, E के। तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, आराम से। 1 एमीटर इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर किसके बराबर होता है, हम लोग जानते हैं करंट क्या होता है, आवेश बटा समय, चार्ज बाय टाइम। तो करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर, चार्ज का कूलम्ब और समय का सेकंड होता है। तो यहाँ पे कूलम्ब पर सेकंड कौन सा है, ये वाला है, सही है, बात खत्म है। नेक्स्ट कह रहा है कि चार्ज ऑन द कंडेंसर इन ए सर्किट शोन इन फिगर विल बी, परिपथ में दिखाई गई धारा पे आवेश होगा, परिपथ में दिखाई गई धारिता पे आवेश होगा, मतलब ये जो दिखाया जा रहा है कंडेंसर, इसके ऊपर पूछा जा रहा है आवेश क्या होगा। तो अब हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि ये जो दोनों पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच का हमको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। तो पोटेंशियल जब हमारा जस्ट अभी पढ़े थे कुछ देर पहले, जब हमारा दो रेसिस्टेंस कैसे जुड़े हो, यदि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए, सीरीज में जुड़े रहते हैं, तो पोटेंशियल क्या होता है, डिवाइड होता है। तो कह सकते हैं इसका पोटेंशियल किसके कारण, 9 वोल्ट के कारण, प्लस पोटेंशियल किस 9 ओम वाले कारण और पोटेंशियल 3 ओम वाले कारण, दोनों मिलकर कितना बनाएगा, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, इसके कारण जो पोटेंशियल हमने लिया, चलो इसके कारण मान लो हम V9 लिए इस दोनों पॉइंट के बीच का, और इस दोनों पॉइंट के बीच का हम ले लिए V3। दोनों किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ जुड़ा, था इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का कितना होगा, यदि यहां से ये है तो बहादुर, तो ये भी हमारा 12 होगा, इस दोनों का भी जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। तो हम लिखते, तो ये कितने के बराबर होता है, 12 वोल्ट। अब V इक्वल्स तुम लोग क्या जानते हैं, I इंटू R। अब ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, जो सीरीज में जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, तो जो करंट जा रहा होगा ये दोनों के लिए क्या होगा, यहां भी करंट I होगा और यहां भी करंट क्या होगा, I ही होगा। करंट यहां भी हमारा जाएगा तो I होगा, और यहां भी करंट जो होगा वो भी हमारा क्या होगा, I होगा, यहां से जो निकलेगा वो भी हमारा I होगा। तो हम यहां से लिखते तो क्या लिखते, यहां से लिखते इसके लिए, तो V इक्वल्स टू क्या होता है, I इंटू आर, ओम्स लॉ से। तो I का, और R कितना है, 9 ओम है, तो इसको 9I लिख लिए, प्लस यहां से 3 वाले के लिए क्या लिखते, 3 इंटू I, दोनों में I सेम है, बराबर 12 वोल्ट। तो यहां से I बराबर क्या हो जाता, 12/12, मतलब 1 एम्पियर। ये हमको क्या निकल गया, करंट निकल गया। करंट निकल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो V किसके लिए, ये 6 वाला, तो मतलब 3 वाले के लिए पूछा जाए तो V3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, V3 किसके लिए था, 3 इंटू I, मतलब 3 इंटू 1 मतलब 3 वोल्ट। इतना तक भी हमने निकाल लिया, किसके अराउंड, ये वाला यहां से यहां तक के बीच के हमने निकाल लिया। और हम लोग क्या जानते हैं, C कैपेसिटेंस इक्वल्स टू Q बाई V। तो यहां से हमको Q चाहिए, तो Q इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, C इंटू V। C कितना दिया है, 6 माइक्रोफैराड, और V की वैल्यू हमने निकाला कितना, 3 वोल्ट। ये हो गया हमारा 18 माइक्रो कूलम्ब Q की वैल्यू। तो 18 माइक्रो कूलम्ब कौन सा है, ये वाला है। समझने की कोशिश करो, फिर से देखो, ये हमारा कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो जो करंट यहां से आएगा वही करंट इससे भी होकर पास करेगा,
और कैपेसिटर किसके साथ लगा है, 3 ओम वाले रेसिस्टेंस के साथ लगा हुआ है। तो यदि हम इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाले तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से इस वाले फॉर्मूला से C इक्वल टू क्यू बाई वी से Q की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या किए, अब इसके कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहाँ से आप पहले वाले कारण उसको V9 मान लिए और इसके कारण दोनों के बीच का जो पोटेंशियल उसको V3 मान लिए। अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर होगा, इस दोनों इंड के साथ हमारा 12 वोल्ट वाला जुड़ा हुआ है तो 12 वोल्ट के बराबर हुआ। अब V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, मतलब I का I और R कितना दिया है 9 वाले के साथ 9 ओम का, तो 9I और 3 वाले के साथ 3I बराबर 12 वोल्ट। तो I इक्वल टू क्या, 9 3 12, तो 12/12 1 एम्पियर। और 3 वाले के पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, विभवांतर V3 इक्वल टू 3I, तो 3I से यहाँ से हम 3 वोल्ट निकाल लिए। हम लोग पढ़ चुके हैं C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब Q हमको पूछ रहा है, क्वेश्चन यही पूछ रहा है ना, परिपथ में आवेश क्या होगा, तो Q इक्वल टू C इंटू वी। C की वैल्यू कितनी, C की वैल्यू हमारा दिया हुआ 6 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और V हम लोग निकाले 3 वोल्ट, तो 6 3 18 18 माइक्रोकूलम। अब इस क्वेश्चन की बात की जा रही है कि बताइए इन दिस सर्किट शो इन द फिगर 2017 में पूछा है, थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा समझ में आएगा। इसमें दोनों जो बैटरी लगी हुई है E1 और E2, इसका दिया हुआ है 10 वोल्ट और 6 वोल्ट दिया हुआ है और दोनों का इंटरनल रेसिस्टेंस R1 और R2 दिया हुआ है और एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कैपिटल R से जोड़ दिया गया है। तो बोल क्या रहा है, सब कुछ दिए हुए ठीक है, तो बोल रहा है C और D के बीच के सेल का विभवांतर क्या होगा, मतलब C कहाँ है, C कहाँ है, C यहाँ है C और ये हमारा D, इस दोनों के बीच का विभवांतर क्या होगा, 6 वोल्ट से ज्यादा कम बराबर जो भी है। चलिए हम VC की बात करें तो VC से हम चलते हैं VD की तरफ, मतलब C से D की तरफ जा रहे हैं। तो यदि मान लो ये हमारा C वाला पॉइंट है और इससे हम कहा चले, C से हम आगे चलते तो हमको एक बैटरी मिला, फिर एक रेसिस्टेंस मिला और ये हम पहुंच गए D वाले पॉइंट पे, ठीक। तो ये इसका दिया है 6 वोल्ट और ये हमको दिया है 1 ओम। यदि हम बैटरी के अंदर उसकी उल्टी दिशा में चलते हैं, मतलब यदि ये हमारा एक बैटरी है, यदि हम यहाँ हमारे चलने का तरीका ऐसा है तो ईएमएफ हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। और यदि हम इसके उल्टी दिशा में चलते हैं, मतलब ये हमारा है और ये ऐसे हम जा रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे, इस समय हमारा ईएमएफ क्या होगा, निगेटिव। तो यहां हम कैसे जा रहे हैं, प्लस से माइनस की तरफ, इसमें क्या चल रहा था, ये माइनस ये प्लस और ये हमारा प्लस ये माइनस, प्लस से माइनस की तरफ हम चल रहे हैं, इस तरफ चल रहे हैं। तो प्लस से माइनस की तरफ किस में हम चल रहे हैं, ये वाले में प्लस से माइनस की तरफ चल रहे हैं, तो ईएमएफ हमारा क्या होगा, निगेटिव। तो यहां से लिख सकते हैं -6। अब करंट कैसे इसमें चलेगा, करंट के चलने का तरीका तो यही है, करंट तो ऐसा ही चलेगा ना, इस प्लस वाले से निकलेगा और वापस से घूम के इधर से आएगा। तो करंट के उल्ट की दिशा में यदि हम चलते तो रेसिस्टेंस के कारण जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है, निगेटिव होता है। लेकिन उल्टी दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, मतलब कह सकते हैं प्लस यहां से I और रेसिस्टेंस कितना है 1, इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है 1 ही है ना, यहाँ पे बराबर कहां पहुंच गए, इसको टप गए, यहां पहुंचे तो ये VD, तो VC माइनस VD बराबर क्या लिख सकते हैं 6 माइनस I। अब ये क्या है 6 माइनस I लेस देन 6 है, तो यहां से आंसर क्या हो जाएगा लेस देन 6। अब देखो ये क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो बुआ, इसका कारण है कि तुमको किरचॉफ का सेकंड रूल पे आपने प्रैक्टिस नहीं किया है। किरचॉफ के सेकंड रूल के हिसाब से यहाँ एनर्जी कंजर्व रहती है और इसको एक एक चीज को किरचॉफ के सेकंड रूल के हिसाब से हम लोग बनाते हैं, पढ़ते हैं। तो नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार जाकर किरचॉफ का सेकंड रूल के हिसाब से कुछ न्यूमेरिकल बनाइए, आराम से समझ में आएगा। अब क्या रहा है, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी, मोबिलिटी का ऐसा इकाई क्या होता है। तो मोबिलिटी होती क्या है, मोबिलिटी जो है हमारी होती क्या है, क्या होती है, मोबिलिटी हमारी जो होती है m होती है, वो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट इकाई हमसे पूछा जाए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी, मतलब मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, पढ़े हैं कभी,
इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलम। और इसको लिखना चाहते तो हम क्या लिखते, कूलम ऊपर चला जाता, मीटर कूलम डिवाइडेड बाय न्यूटन सेकेंड, न्यूटन सेकेंड, ऐसा कुछ है हमारा। चलो ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा और बदलते हैं, तो इसको मीटर पर न्यूटन और कूलम पर सेकेंड। कूलम पर सेकेंड क्या होता है, करंट होता है, तो इसको एम्पियर लिखा जा सकता है। तो मीटर बाय न्यूटन और कूलम पर सेकेंड को क्या लिख दिए, एम्पियर। तो यहां से चले तो हमारा कौन सा सही होगा, मीटर, मीटर ठीक है, एम्पियर ठीक है, न्यूटन, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 23। डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ईएमएफ इज, विद्युत वाहक बल की बीमा क्या है, मतलब ईएमएफ का डायमेंशन क्या है। ईएमएफ जैसा ईएमएफ वैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम लोग जानते हैं V इक्वल्स टू क्या होता है, वर्क बाई चार्ज, मतलब कार्य बटे आवेश। वर्क का डायमेंशन होता है हमारा ml स्क्वायर t माइनस 2 और आवेश का होता है हमारा at। अब इसको लिखना चाहेंगे तो m का m लिखे ठीक है, l का क्या लिखेंगे, l का कुछ नहीं करेंगे, l स्क्वायर और t ऊपर चला जाएगा तो t माइनस 3 और a माइनस 1। या इसी को और लिखते तो एक जगह पे हम लोग i भी लिख सकते हैं, l स्क्वायर t माइनस 3 i माइनस 1। तो इसमें से कौन सा सही है, एम एल स्क्वायर, ये नहीं है, ये भी नहीं है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 आई माइनस 1, तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। आसान है, आराम से फॉर्मूला वगैरह ध्यान में रखिएगा। ईएमएफ भी हमारा पोटेंशियल ही होता है और भी हमारा पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। तो ये दोनों का सेम बीमा हमारा होगा, दोनों का यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होता है। अब इसको आराम से समझिएगा, बहुत एक दो बार पूछे हुए हैं, 2017 में और एक बार और कभी पूछे हुए हैं। देखते हैं, इसको याद रखने के लिए हम एक इक्वेशन लिखेंगे तो डेरिवेशन के थ्रू आता है। तो V इक्वल्स टू होता है R2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 माइनस I इंटू R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ऐसा इक्वेशन। इसको कंपेयर कर लिया जाए किसके साथ, E इक्विवेलेंट माइनस I R इक्विवेलेंट। अब इसमें यदि ये वाला इक्वेशन हमको याद है और हमसे पूछा जा रहा है क्या कि दो हमारे सेल्स हैं, ठीक है, जिनका विद्युत वाहक वाली ईएमएफ कितनी दी है, E1 और E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 दिए हुए, तो समानांतर क्रम में जोड़ने के केस में जब हम निकालेंगे तो पोटेंशियल जो होगा, विभवांतर जो होगा वो इतना होता है। अब इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे तो ईएमएफ इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, इसकी जगह पे क्या लिखा हुआ, ये लिखा हुआ, जिसको लिख सकते हैं R2 प्लस डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यदि पूछा जाता हमसे कि समतुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा या इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे। यहाँ I का I ठीक है, R इक्विवेलेंट क्या हो जाता, R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू हमारा हो जाता R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। हमको पूछ कौन रहा है, सिर्फ यही वाला पूछा जा रहा है, तो इसी को सिर्फ काम करना, ये सेकेंडरी है, हमको याद रखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, आसान सा है। अब इसी को थोड़ा और हम लिखना चाहे, इसको कुछ और टर्म में भी लिखा जा सकता है। इसको मान लो हम ऐसे लिखते, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू उल्टा करके R1 प्लस R2 बाई R1 R2, और इसको लिखा करोगे तो क्या होगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो 1 बाई इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट बराबर किसके हो जाएगा, 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 के। तो इस फॉर्मूले को भी ध्यान में रखना है, गलती से पूछते, एक पहला फॉर्मूला ये हो गया हमारा जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा हमारा रखना है। तो आंसर हमारा क्या है,
तीसरा कह रहा है द मटेरियल यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर, विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया जाता है वह है, कौन है वह? अब कॉपर से हम लोग क्या बनाते हैं? वायर बनाते हैं, तार। प्लेटिनम से हम लोग जो बनाते हैं वो ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, ज्वेलरी बनाते हैं, तुमको टरबाइन का ब्लेड बनाते हैं, टरबाइन्स के ब्लेड बनाते हैं। कोई ये क्या हेवी मेटल होता है? टंगस्टन, टंगस्टन से हम लोग क्या बनाते हैं? टंगस्टन हमारा किस काम में आता है? टंगस्टन हमारा काम आता है बल्ब के फिलामेंट को बनाने के लिए। बल्ब फिलामेंट जो हमारे घर में यूज होते हैं 100 वाट के बल्ब, उसके फिलामेंट बनाने। और नाइक्रोम का हम लोग यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट में। मतलब हीटिंग एलिमेंट का मतलब क्या? जिसके अंदर से हमको हीट जनरेट करना है, जैसे हमारे हीटर हो गया, गीजर हो गया, ठीक है, आयरन हो गया, प्रेस जिसको कहते हैं आयरन। तो हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है? विद्युत हीटर। तो हीटर कहाँ यूज करता है? नाइक्रोम के लिए, तो नाइक्रोम हमारा सही हो गया। आसान है, बाकी का भी याद रखोगे। कॉपर वायर बनाने में यूज होता है, प्लेटिनम का ज्वेलरी वगैरह गहना वगैरह बनाने में महंगा होता है, और टरबाइन के ब्लेड बनाने में यूज होते हैं। टंगस्टन का हम लोग क्या बनाते हैं? बल्ब का फिलामेंट बनाते हैं। और नाइक्रोम का हीटिंग एलिमेंट, जहां भी हीट की जरूरत है जिस भी इक्विपमेंट से, वहां हमको किसको लगाना पड़ेगा? नाइक्रोम को। जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, प्रेस हो गया, इन सब चीजों में। 25 टंगस्टन। अब क्या रहा है? शोषित विद्युत ऊर्जा या एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसके समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती है? तो हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? चलो, पावर क्यों जानेंगे, इरेज ऑल लिंक। हम लोग क्या जानते हैं? आई स्क्वायर आर टी, कभी सुने हैं? ठीक है। तो एब्जॉर्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो एनर्जी एब्जॉर्ब किया और हीट प्रोड्यूस किया, या इसी को टर्म में हम यदि पावर के टर्म में भी लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? आई स्क्वायर आर। अब दोनों की केस की हम बात करें तो आई इंटू आर के टर्म में या किसके टर्म में दिया हुआ है? विभवांतर के केस में दिया हुआ है। तो इसको भी बनाना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? हम इससे पहले भी बनाए थे, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और इसके यदि पावर का टर्म में भी लिखते तो लिखते वी स्क्वायर बाई आर। तो दोनों में क्या दिख रहा है? हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है के स्क्वायर के, एच जो हमारा है वो समानुपाती है वी स्क्वायर के। तो मतलब विभवांतर के वर्ग के समानुपाती है। तो विभवांतर के समानुपाती नहीं है। विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है। विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, हाँ भैया, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये भी कट गया हमारा, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? किरचॉफ सेकंड लॉ इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इससे पहले भी एक क्वेश्चन था फर्स्ट लॉ पे, तो याद होगा फर्स्ट जो हमारा लॉ होता है वो किसके ऊपर बेस होता है? चार्ज के कंजर्वेशन पे, चार्ज के संरक्षण का सिद्धांत पे कार्य करता है। और जो सेकंड लॉ होता है वो हमारा होता है किसका? एनर्जी। तो यहां हमसे किसके बारे में पूछा जा रहा है? द्वितीय नियम, सेकंड लॉ। तो किसके? आवेश का संरक्षण, ये तो हमारा फर्स्ट लॉ के हिसाब से है। ऊर्जा का संरक्षण, एनर्जी का, ये हमारा सेकंड लॉ के हिसाब से हमसे पूछा जा रहा है। द्वितीय नियम, तो द्वितीय नियम में एनर्जी हमारा जाएगा। मतलब ये सब कहानी नहीं होगा, सिर्फ आंसर क्या होगा? बी होगा। व्हीटस्टोन सेतु तुलना करता है। व्हीटस्टोन सेतु देखे होगे, अरे किताब में तो देखे होगे, ऐसे नहीं कह रहे हैं। कैसा? कुछ ऐसा डिजाइन होता है, ऐसा होता है कुछ डिजाइन इसका, ठीक है। तो इसमें पी क्यू आर एस, तो हम लोग इसके पढ़े, जब ये बैलेंस कंडीशन में होता है तो P बाई आर बराबर क्या होता है? Q बाई एस। या इसको और लिखना चाहते तो P बाई क्यू बराबर आर बाई एस। यदि इतना है तो ये बैलेंस्ड है। तो व्हीटस्टोन जो ब्रिज है हमारा, वो किस चीज को बताता है? ये P जो है ये इसका रेसिस्टेंस है,
किसका रेसिस्टेंस है? इस वाले रेसिस्टेंस का P नाम रखे, इस वाले का Q, इसका Q। तो ये किस चीज को मेजर करने का काम करता है? प्रतिरोध को, रेसिस्टेंस को। तो कह सकते हैं आंसर हमारा क्या होगा? रेसिस्टेंस, बाकी कुछ नहीं होगा। अब कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड टू इन मेजरिंग। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है क्या? कौन सा रेसिस्टेंस मापा जाता है? तो यहां ध्यान में एकदम अच्छे से रखेंगे, यहाँ पे निम्न लो रेसिस्टेंस को मेजर किया जाता है, हाई रेसिस्टेंस को नहीं। जो छोटा सा में होता है, माइक्रो ओम में रहेगा या मिली ओम में रहेगा, उन लोग को मेजर करेंगे, सबको नहीं मेजर करना शुरू कर देना इससे। नेक्स्ट, एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ। एम्पियर आवर इनमें से किसका यूनिट है? हम लोग कभी पढ़े हैं आई इक्वल टू कितना होता है? क्यू बाई आवेश बट्टा समय। तो आवेश बराबर क्या लिख सकते हैं? आवेश बराबर हम लिख सकते हैं करंट इंटू समय, करंट इंटू टाइम। करंट का होता है एम्पियर और टाइम का यहां के हिसाब से देखें तो ये क्या बोला है? एम्पियर तो है, घंटा है, आवर। तो टाइम का सेकंड भी लिख सकते हैं, मिनट भी लिख सकते हैं, आवर भी लिख सकते हैं। तो आवर लिख लिए, तो एम्पियर इंटू आवर किसका हो गया? आवेश का। आवेश का मतलब चार्ज। तो चार्ज का हो जाएगा, एम्पियर आवर किसका मात्रक है? चार्ज का है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। 15 में पूछा है, 16 में पूछा, क्या कह रहा था? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट एट ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पे सभी धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होगा? यदि कोई विद्युत परिपथ है, मान लो ये, हम मान लो विद्युत परिपथ बना लिए, यहाँ एक रेसिस्टेंस लगा दिया, यहाँ एक बैटरी लगा दी, यहाँ भी एक बैटरी लगा दी, यहाँ भी एक रेसिस्टेंस लगा दी। इधर से मान लो करंट I1 आ रहा है, इधर से हमारा करंट I2 जा रहा है, इधर से हमारा I3 जा रहा है, ठीक है। तो इस पॉइंट पे बोझा जा रहा है कि इस पूरे में बताइए कि यहाँ पे जो बीजगणितीय योग होगा किसका? किसका 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 किसका? विद्युत धारा का, करंट का। तो वो कितना होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? सबका योग करेंगे तो शून्य कहेंगे, या कह सकते हैं जो आ रहा है वो प्लस, मतलब I1 आ रहा है इस पॉइंट की तरफ तो प्लस में, और जो I2 और I3 जा रहा है तो वो माइनस में। तो बीजगणितीय योग तीनों का क्या हो गया? शून्य के बराबर होता है। तो कह सकते हैं ये हमारा शून्य के बराबर है। नेक्स्ट क्या रहा है? A current flowing in a wire of resistance 5 ohm having potential difference 7 volt for 20 minutes, then heat produced is। 5 ओम प्रतिरोध के एक तार से जितना विभवांतर, जिनका विभवांतर 7 वोल्ट है, 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो उत्पन्न ऊष्मा। देखिए न्यूमेरिकल जितने भी अभी हम बता रहे हैं उसको कोशिश कीजिए समझ में आने का। बहुत ही आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो समझोगे तब काम चलेगा। तो सबसे पहले हमको क्या क्या दिया है वो देखते हैं। सबसे पहले हमको रेसिस्टेंस दे दिया है कितना? 5 ओम का रेसिस्टेंस ये दे दिया हमको। दूसरा विभवांतर मतलब V की वैल्यू दे दी गई है 7 वोल्ट, ठीक है। और टाइम कितना दिया है? T दे दिया हमको 20 मिनट। तो 20 मिनट को हम कन्वर्ट कर लेते हैं 20 इंटू 60, ये हो गया सेकेंड, तो ये हो गया 1200 सेकेंड। तो पूछ रहा है उष्मा क्या होगी? उष्मा के लिए H बराबर हम लोग जानते हैं I²RT। अब इस फॉर्मूले के हिसाब से इसमें I तो है, लेकिन इसमें हमारे दिए हुए डाटा में I नहीं है। अब जो नहीं है तो क्या करेंगे? उसको थोड़ी ना यूज कर लेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। किसमें? याद होगा पहले भी किए थे। इसको हम लिख सकते हैं कितना? V²/R इंटू टी। I²R को पहले किए हैं, V²/R भी कैसे आया था वो भी किए हैं। तो V की वैल्यू हमको पता है कितना? 7। तो 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई R हमको दिया है 5, और टाइम हमको कितना दिया? 1200। तो ये जो हमारा आएगा वो आएगा जूल में। किसमें आएगा? हीट है तो इसका यूनिट जूल में आएगा, लेकिन हमको आंसर किस में देना है? कैलोरी में आंसर देना है। तो इस डाटा को यदि हम 4.2 से डिवाइड कर देंगे तो कैलोरी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सबको हम जैसे 49 इंटू कितना? 1200 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 4.2, तो ये हमारा आंसर जो आएगा वो कैलोरी में आएगा।
अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 2800 कैलोरी। अब इसको कैलकुलेट तो आप ही को करना है। आया समझ में? देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, कुछ नहीं है ये फॉर्मूला। अभी इससे पहले कितनी बार यूज कर चुके, कम से कम होता है 32 क्वेश्चन तक आने में कम से कम 3 से 4 बार ये फॉर्मूला आ चुका है, आई स्क्वायर आर टी, आर स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। तो एक बार रट लो ना, एग्जाम ही तो देना है, एग्जाम दे लो। तो नेक्स्ट क्या रहा है भैया बताइए, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर फ्लोइंग इन ए वायर फॉर 10 सेकंड, इफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द वायर 15 वोल्ट, द वर्क डन बाय दिस। सेम कहानी जो पहले था, सेम कहानी। पहले हमको क्या लिख लेते हैं, गिवन में हमको क्या दिया हुआ है, क्या दिया था उसके लिए 10 एम्पियर धारा दिया, तो मतलब आई की वैल्यू कितनी दे दी गई, 10 एम्पियर। बहुत बढ़िया। धारा की एक तार से 10 सेकंड तक, मतलब टाइम कितना दे दिया, 10 सेकंड। सेम वही पहले वाला ही क्वेश्चन है। तो यदि तार का विभवांतर 15 वोल्ट है, मतलब V इक्वल्स टू 15 वोल्ट, तो किया गया कार्य, वर्क या सिंपल सा हीट, दोनों हमारा बराबर होगा किसके, आई स्क्वायर आर टी के। अब यहां हमको आई दिया है, आई तो दिया है, आर दिया है लेकिन यहां आर नहीं है, टी है। तो आर को हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, किसमें जो दिया है V में। तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो आर बराबर क्या लिख सकते हैं, V बाई आई, इतना लिख सकते हैं ओम्स लॉ से। तो यहां से आई स्क्वायर का आई स्क्वायर, आर की जगह पे V बाई आई लिख लिए, इंटू टी के जगह पे टी लिख लिए, स्क्वायर से ये कट गया तो बच गया V आई इंटू टी। अब V की वैल्यू हमको पता है कितना, 15, आई की वैल्यू पता है 10 और टी की वैल्यू 10। ये बचा कितना, 1500 क्या चीज, जूल। 1500 जूल कहां है, यहां है। पहले पिछले वाले से भी आसान है, लेकिन आपको क्या चाहिए, फॉर्मूले को बदलने आना चाहिए कि यदि हम आई और आर के टर्म में यदि क्वेश्चन दिया रहता तो डायरेक्ट पुट करते। अब दिया किस में है, V और I के टर्म में, तो V और I के टर्म में बदलेंगे तो हमारा वर्क हमारा कितना होगा, VIT यूज करेंगे। चलिए, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का विद्युत प्रतिरोध कितना होता है, याद कर लो यार, 50,000 ओम। अब यहां पे कहेंगे फिगर द वैल्यू ऑफ एक्स इन बैलेंस कंडीशन इज, ये आपको एक्स्ट्रा बता रहे, यदि ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता है तो एकदम आंख बंद करके बनना चाहिए। ये हमारा बिट क्या है, ये हमारा ये फिगर हमारा मीटर ब्रिज है, और इस मीटर ब्रिज को सॉल्व करने के लिए देखा जाता है कि ये जो हमारा जॉकी है, जॉकी ऐसे जगह पर लगाया जाता है कि गैल्वेनोमीटर से हमारा करंट फ्लो ना करे, मतलब डिफ्लेक्शन उसमें ना हो। तो इसे कुछ नहीं करना है, इस रेसिस्टेंस को इस वाले से डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करो और कटम कुट्टी करके आंसर निकालो। तो इसको लिख सकते हैं x बाई 40 इज इक्वल्स टू 60 बाई कितना 60। तो x बराबर कितना आ गया 40 ओम का ओम, देखो कितना, एक लाइन में आंसर आना है तो 40 ओम। तो आप लोग से यही गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि वो देखे और सीखे कि आपका 12th बोर्ड का एग्जाम काफी अच्छा जाए। और जब एग्जाम हो जाएगा तो एक बार आके देख लेना कितने क्वेश्चन आपको टैली कर रहे हैं। अब टैली का मतलब ये नहीं होता है कि सारा का सारा वर्ड बाय वर्ड मिल जाए, मतलब होता है कि हमने आपको जितने क्वेश्चंस बताए हैं, क्या इस क्वेश्चन से मिलता जुलता क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है, या इस फॉर्मूले को यूज हो रहा है नहीं हो रहा है। तो आप लोग इसको अच्छे से कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।